नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और रीजनल प्लानिंग का लेक्चर नंबर 2 है। अपन इसमें सारे थिंकर्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। थिंकर से रिलेटेड अपना वर्क है। प्रादेशिक नियोजनकर्ता पढ़ रहे हैं। इसमें अपन ने पहले जो भी पढ़े हैं उनको आपने रिवाइज किया होगा। मैं फिर एक बार बता देती हूँ आपको कौन कौन से थिंकर्स हैं। अपन ने मेन वो पढ़ लिए हैं। बेटन में कोई पढ़ा था अपन ने। बेटन में का संस्थापक कहलाता है प्रादेशिक नियोजन का, ये संस्थापक है। इसके बाद अपन ने पढ़ा था क्लेरेंस पेरी नेबरहुड संकल्पना इनकी, और क्लेरेंस स्टेन पढ़ा था। इसके बाद क्लेरेंस स्टेन, ये दोनों अमेरिकन हैं। और फिर अपने इब्नेजर हार्वर्ड पढ़ा था। इब्नेजर हार्ड गार्ड को टुमारो से मैंने ट्रिक बताई थी। तो टुमारोज पीसफुल पाथ टू टुमारोज, ये गार्डन सिटी मूवमेंट से रिलेटेड है इब्नेजर हार्वर्ड, और इन्होंने भी ये भी गार्डन सिटी मूवमेंट में अग्रणी है। तो ये जस्ट एक रिवीजन के लिए मैंने बताया। इब्नेजर हार्वर्ड को पढ़ा था अपन ने, और भी कई सारे थिंकर्स पढ़े थे। तो आपने उस लेक्चर को रिवाइज किया होगा। और ये है आज का अपना लेक्चर नंबर 2। इसमें भी अपन थिंकर्स को ही कंप्लीट करेंगे। जो मेन थिंकर्स हैं उनको अपन पहले देख लेंगे, फिर जैसे ही इनका रिलेटेड वर्क आएगा तो फिर एक बार इनको अपना रिवीजन हो जाएगा साथ ही इसके। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ली कार्बूजियर। ये स्विट्जरलैंड के हैं और फ्रांसीसी स्विट्जरलैंड के हैं ये। और इनका समय है 1887 से 1965। तो समय अपने को ध्यान रखना है, 1887 से 1965। और ये टाउन प्लानर है। बेसिकली अपन नियोजन पढ़ रहे हैं, रीजनल प्लानिंग पढ़ रहे हैं, तो अपन नियोजक हैं उन्हीं को पढ़ेंगे। और ये चंडीगढ़ शहर जो है उसके वास्तुशिल्पी रहे हैं। उसका जो ग्रिड नुमा पैटर्न तैयार किया था वो इनका वर्क है। और एक इन्होंने कंसेप्ट दिया है, चंडीगढ़ शहर पे भी वर्क किया है। और रेडियंट सिटी इनका वर्क है। रेडियंट सिटी और रेडियल सिटी दोनों अलग अलग है। तो ये अर्य शहर नहीं है, रेडियंट ही है। ये अर्य शहर होता है, रेडियल सिटी। अर्य मतलब ऐसे एक चाप के रूप में फैला हो, जैसे रिंग का एक भाग हो गया, जैसे इस प्रकार से। तो अर्य अलग होता है और रेडियंट अलग होता है। रेडियंट सिटी में क्या होता है कि सिटी का ऊर्ध्वाधर विकास ज़्यादा होना। रेडियंट का क्या मतलब होता है? ऊर्ध्वाधर विकास ज़्यादा होना, न कि क्षैतिज विकास ज़्यादा होना। ऊर्ध्वाधर विकास होना और क्षैतिज स्पेस है उसको ज़्यादा छोड़ना, जो हॉरिजॉन्टल स्पेस ज़्यादा होना सिटी में, जिसके लिए जो पेडेस्ट्रियन होते हैं, पैदल चलने वाले, साइकिलिस्ट हैं, इस प्रकार से जो स्पेस है वो इनके लिए रिजर्व रखना। तो रेडियंट सिटी का मतलब क्या हो गया? एक सिटी का ऊर्ध्वाधर विकास को ज़्यादा प्राथमिकता देनी, सिटी के क्षैतिज विकास को, क्षैतिज जो स्पेस है वो ग्रीनरी के लिए छोड़ना, और जो अपन बोल सकते हैं ये जो पैदल चलने वाले हैं या फिर ट्रैफिक है उसके लिए छोड़ना, ट्रैफिक के लिए ज़्यादा स्पेस छोड़ना। तो इस प्रकार से रेडियंट सिटी का मतलब अपन ने समझा। चंडीगढ़ शहर है वो ग्रिड नुमा पैटर्न पे बना है। ग्रिड का मतलब होता है जाल, एक प्रकार से जाल। तो इसमें क्या है, अलग अलग सेक्टर डिसाइड किए गए हैं, सेक्टर 1, सेक्टर 2। तो ये सारे सेक्टर्स क्या है, अलग अलग कार्यों के लिए डिफाइन किए गए हैं। जैसे सेक्टर फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर। सेक्टर फर्स्ट में कैपिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, सेक्टर फर्स्ट को। इसमें सेक्रेटरीट है, सभी सचिवालय हैं, मुख्यालय हैं, हाई कोर्ट भी है इसमें, और लेजिस्लेटिव असेंबली है वो है। तो सेक्टर फर्स्ट को क्या बोलेंगे? कैपिटल कॉम्प्लेक्स। और सीबीडी जो है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, वो है 17 नंबर सेक्टर में या ब्लॉक में अपन कह सकते हैं। 17 जो सेक्टर है उसमें शहर का सीबीडी आर्थिक केंद्र है, आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है, वो केंद्रित है। और इसी के साथ अपन ली कार्बूजियर की इमेज देखते हैं। ली कार्बूजियर की इमेज और ली कार्बूजियर का जो मैप है वो भी देखेंगे अपन। ये है ली कार्बूजियर के पास फ्रेंच और स्वीडिश हैं। ये फ्रेंच और स्वीडिश दो इनके पास हैं जो नागरिकता है। और इनका समय देखा था अपने 1965 में इनकी डेथ हो गई। और इनका ये जन्म है 1887 से 1965 इनका समय है। नेशनलिटी स्विस और फ्रेंच दो है इनके पास। इनका ऑक्यूपेशन आर्किटेक्ट है ये। और इनकी बिल्डिंग देखते हैं अपन। इन्होंने बहुत सारे शहर हैं उनमें वर्क किया था। तो यहाँ इनके अलग अलग बिल्डिंग है, जैसे पेरिस में है, मार्सेल में है, रोंच मैप में है, और चंडीगढ़ में भी इनकी जो बिल्डिंग है वो है। तो इनका वर्क देख लिया अपन ने। देखते हैं इनका जो मेन अर्बन प्लानिंग में इनका वर्क है। और इनकी जो भी बनाई हुई बिल्डिंग्स हैं उनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया है। यूनेस्को ने 17 प्रोजेक्ट हैं इनके, और उनमें जो 17 प्रोजेक्ट्स हैं वो 7 कंट्रीज़ में है, 7 डिफरेंट कंट्रीज़ में है। तो उनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया है। तो ये इनका वर्क है। और ये क्या बोला जाता है कि आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मूवमेंट, जो है जो अर्बन प्लानिंग का मॉडर्न मूवमेंट है उसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है इनकी, अद्भुत प्रदर्शन रहा है इनका अर्बन प्लानिंग में। तो ये अपन को फैक्ट से कुछ ली कार्बूजियर से रिलेटेड, ली कार्बूजियर की इमेज भी शो हुई है। चंडीगढ़ का मैप देखते हैं अपन। चंडीगढ़ जो सिटी है पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कहा जाता है। और ये सुखना लेक जो है उसको केंद्र में रख के उसके बेसिस पे बनाया गया है। और ये सेक्टर में अलग अलग खंडों में विभाजित किया गया है। पर्टिकुलर जो खंड है या सेक्टर है वो किसी एक विशेष कार्य के लिए केंद्रित है या फिर निर्धारित किया गया है। तो जो चंडीगढ़ का इंडस्ट्रियल एरिया है ये यहाँ रखा गया है। और ये पंचकुला और मोहाली की लोकेशन है। पंचकुला और मोहाली ये चंडीगढ़ की जुड़वा शहर कहे जाते हैं। और ये अलग अलग, जैसे सेक्टर 37 है, 36 है। और सेक्टर फर्स्ट अपन ने देख लिया था, कैपिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये मैप है चंडीगढ़ का। इसमें आगे जो नियोजन होगा उसके लिए भी स्पेस रखा गया है। तो ये स्पेस रखा गया है इसके बाद का। तो ये है जो भविष्य में नियोजन है उसके लिए ये और भी जो सेक्टर्स हैं वो रखे गए हैं। और सीबीडी 17 नंबर पे इसका सीबीडी है। तो ये सारी रिलेटेड जो चीज़ें अपन ने देख ली हैं। चंडीगढ़ को सपनों का शहर भी कहा जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं अपन सोरिया वाइमाटा। सोरिया वाइमाटा स्पेनिश अर्बन प्लानर है। अब देखिए अपन को ली कॉर्बूजियर में क्या चीज़ याद रखनी है कि चंडीगढ़ शहर का नियोजन किया था इन्होंने, वास्तुशिल्पी थी, और रेडियंट सिटी की कंसेप्ट दी। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं कि ले यार रेडी हूँ चंडीगढ़ जाना है, ले यार रेडी हूँ मतलब तैयार हूँ, रेडी हूँ चंडीगढ़ जाना है। वैसे आपको याद रह जाएगा, ये इतना बार बार अपन देखेंगे इसको तो याद हो जाएगा। ले यार से हो जाएगा ली यार कार्बूजियर, और रेडी से रेडियंट सिटी, और चंडी से चंडीगढ़ हो जाएगा, चंडीगढ़ जाना है। इस प्रकार से 2-3 चीज़ें आप इसकी मेन है वो याद रख सकते हो। और मैंने पहले भी कहा था कि अपना ये यहाँ थिंकर्स पढ़ने का एक ही मोटिव है कि अपने को कैसे भी करके कोई भी अपन थिंकर देख रहे हैं उससे रिलेटेड 1 या 2 फैक्ट हैं वो इजिली अपन को याद हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं सोरिया वाइमाटा। सोरिया वाइमाटा स्पेनिश अर्बन प्लानर है और मैड्रिड सिटी है स्पेन की, मैड्रिड सिटी है स्पेन में, तो उसका इन्होंने प्लान तैयार किया। और इन्होंने जो अपनी लीनियर सिटी कंसेप्ट दी उसकी तुलना इब्नेज़र हार्वर्ड की गार्डन सिटी से की जाती है। इब्नेज़र हार्वर्ड की गार्डन सिटी देखी थी अपन ने, ये एक यूटोपिया से, थॉमस मोर की यूटोपिया बुक है उससे प्रेरित थी। यूटोपिया एक आदर्श स्थिति थी यूटोपिया, जिसमें अपन ने 3E की बात करी थी, इक्वलिटी, इकोनॉमी और इकोलॉजी से ऐसे बात करी थी अपन ने। 3E देखी थी और 3 ही इसके मैग्नेट देखे थे, 3 ही मैग्नेट देखे थे। हार्वर्ड इब्नेज़र हार्वर्ड की जो गार्डन सिटी है उसके 3 मैग्नेट देखे थे और 3 विशेषताएं देखी थी। तो पीछे वाला भी साथ साथ में अपने को रिकॉल होता रहे। नेक्स्ट है पुस्तक है सोरिया वाइमाटा की जो लीनियर सिटी संकल्पना है वो क्यूएडेड लीनियर नामक बुक में दी गई है। 1894 में ये बुक आई थी, और द लीनियर सिटी संकल्पना है वो 1892 में प्रस्तुत की गई। सोरिया वाइमाटा से रिलेटेड अपन देखते हैं इसमें इमेज, ये है 1844 से 1920। सोरिया वाइमाटा स्पेनिश अर्बन प्लानर है ये, और स्पेनिश है, आर्किटेक्ट है, और लीनियर सिटी 1892 में इनका प्रोजेक्ट है। तो अपने को इनका जो मेन चीज़ें हैं वही ध्यान रखनी है। इसकी तुलना किसी की जाती है इब्नेज़र हार्वर्ड की गार्डन सिटी से की जाती है। अब देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो सोरिया वाइमाटा ने जो कंसेप्ट दिया लीनियर सिटी का, वो रिप्लेस्ड द ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ द सिटी एज ए सेंटर एंड पेरिफेरी विद द आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिंग लीनियर सेक्शन। जैसे कि पहले जो आइडिया था, ट्रेडिशनल आइडिया कि एक सेंटर के अराउंड जो सिटी है वो विकसित होती है, उससे हटकर इन्होंने एक लीनियर कंसेप्ट दिया कि कोई नदी है या फिर जैसे रोड भी हो सकती है, रोड हो सकती है, रिवर हो सकती है, तो उसके अराउंड कैसे एक शहर का विकास होता है, तो वो लीनियर सिटी का कंसेप्ट दिया इन्होंने। और लीनियर सिटी में क्या होता है कि इसमें जो विकास होगा वो इस प्रकार से न होकर, ब्रॉडर न होकर, ये एंड है इसके हिसाब से ये बढ़ती है लीनियर सिटी जो है। लीनियर सिटी कैसे बढ़ती है, चौड़ाई में विस्तार न पाकर लंबाई में ज़्यादा विस्तार तो होती है। तो ये आपको आगे भी अपन देख लेंगे। इसमें देखते हैं कि लीनियर सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो किससे रिलेटेड होगा, रोड्स, रेलवेज, गैस, वाटर एटसेट्रा। और ऑप्टिमल लाइन, ये मैंने बताया कि लीनियर वे में ये विकसित होती है, रैखिक विकास होता है इनका। लेंथ ऑफ दिस लाइन, जैसे रिवर हो गई या रोड के किनारे एक सिटी विकसित हो गई। नेक्स्ट इसमें देख लिया अपन ने, सोरिया वाइमाटा की लीनियर सिटी कंसेप्ट है ये। नेक्स्ट देखते हैं अपन सोरिया वाइमाटा का लीनियर कंसेप्ट देख लिया। फ्रैंक लॉयड राइट का समय है 1867 से 1959, 1867 से 1959। अमेरिकन आर्किटेक्ट हैं और लेखक हैं। पुस्तक है इनकी द डिसअपियरिंग सिटी। अब पहले इसको सोरिया वाइमाटा को याद कैसे रखेंगे वो देख लीजिए। सोरिया वाई से अपन ऐसे वाई को ऐसे लिखते हैं वाई, तो वाई के जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर मान सकते हैं अपन, ऑलमोस्ट लीनियर मान सकते हैं, याद रखने के लिए मान सकते हैं, अगर नहीं माने तब भी अपन को याद रखना है। वाई से सोरिया वाइमाटा से वाई याद रख सकते हैं अपन, वाई की स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट लीनियर होती है, तो ऐसे याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रैंक लॉयड राइट, एफ एल राइट अमेरिकन आर्किटेक्ट हैं। एफ एल राइट, इनकी बुक है द डिसअपियरिंग सिटी। द डिसअपियरिंग सिटी 1932 में आई इनकी बुक। और एक इनकी कंसेप्ट है ब्रॉड एकड़ सिटी संकल्पना। ब्रॉड एकड़ सिटी संकल्पना जो है उसमें किसके बारे में बात की गई है कि जो अर्बन एरिया और सब अर्बन एरिया है उससे रिलेटेड इसमें बात की गई है। उसका कंसेप्ट है इसमें अर्बन और सब अर्बन एरिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि एक सिटी के विरोध में और एक नए नगरीय उपांत की विशेषता बताइए। अब जो ब्रॉड एकड़ सिटी है वो किसका विरोध करती है, एक जो परंपरागत सिटी है उसका तो विरोध करती है, और जो नगरीय उपांत है या सब अर्बन एरिया है जो नगर की बनने की अग्रसर है, सब अर्बन एरिया है, उसकी विशेषता बताती है ये द ब्रॉड एकड़ सिटी। नेक्स्ट है ब्रॉड एकड़ सिटी एक प्लानिंग स्टेटमेंट भी है और सामाजिक राजनीतिक योजना भी है। तो ब्रॉड एकड़ सिटी जैसे 5 ईयर प्लान है अपना, 5 ईयर प्लान, तो ये अपना एक प्लानिंग कमीशन, जैसे एक प्लानिंग कमीशन बना दिया इसी के नाम से, 5 ईयर प्लानिंग कमीशन, और वो एक योजना भी हो गई। तो इस प्रकार से ये एक प्लानिंग स्टेटमेंट भी है और सामाजिक राजनीतिक योजना भी है, जो किसके द्वारा, हेनरी जॉर्ज एक व्यक्ति है यूएसए का, उसका एक विचार था कि प्रत्येक जो परिवार रहता है यूएसए में उसके लिए कुछ एकड़ भूमि है वो उपलब्ध कराई जाए। मिनिमम एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया कि मिनिमम इतनी जो भूमि है वो अवेलेबल कराई जाए। तो उससे ये प्रेरित है ब्रॉड एकड़ सिटी। और फ्रैंक लॉयड राइट है, उनका जापानीज आर्ट पर भी वर्क है। तो ये अगर आप याद नहीं रखो तब भी ये 2 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, द डिसअपियरिंग सिटी और ब्रॉड एकड़ सिटी कंसेप्ट, तो आप याद हो जाएंगे इजीली। 1-2 बार देखना है आपको, ब्रॉड एकड़ सिटी संकल्पना और डिसअपियरिंग सिटी ये। और ये अमेरिकन आर्किटेक्ट है, ये भी ध्यान रखना है। जापानी आर्ट वर्क है उस पर उनका भी फील्ड वर्क है इस पर। तो फ्रैंक लॉयड राइट से रिलेटेड ब्रॉड एकड़ सिटी की इमेज देखते हैं अपन यहाँ। ब्रॉड एकड़ सिटी, ये है ब्रॉड एकड़ सिटी।
ब्रॉडएकर सिटी में क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि ये एंटीथेसिस ऑफ ए सिटी है, एक सिटी जो परंपरागत सिटी है उसके विरोधी है, और एपोथेसिस ऑफ न्यूली बोर्न सब अर्बिया या सब अर्बन जो एरिया है उसके लिए, तो ये इसकी विशेषता से संबंधित है, सब अर्बन एरिया की विशेषता से संबंधित है और हेनरी जॉर्ज के विचार से प्रेरित है। ए ट्रेन स्टेशन, फ्यू ऑफिस एंड अपार्टमेंट बिल्डिंग इन ब्रॉड सिटी, ये सब दिखाई गई है इसमें व्यवस्था। तो अपने को सिर्फ इतना याद रखना है कि अर्बन और सब अर्बन एरिया है, अर्बन और सब अर्बन एरिया से रिलेटेड कंसेप्ट है, ये सब अर्बन एरिया से रिलेटेड कंसेप्ट है, और कुछ एकड़ भूमि जो है उस वो अवेलेबल कराने से रिलेटेड कंसेप्ट है कि हेनरी जॉर्ज बाय विच ईच यूएस फैमिली वुड बी गिवन ए 1 acre 0.40 हेक्टेयर प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम द फेडरल लैंड रिजर्व एंड ए राइट कंसीव्ड कम्युनिटी वुड बी बिल्ट ए न्यू फ्रॉम दिस। ये इतनी भूमि है वो ईच फैमिली को प्रोवाइड कराई गई। तो ये भी आप देख सकते हो इसमें। ब्रॉडएकर सिटी संकल्पना है वो अपन ने देख ली, फ्रैंक लॉयड राइट की ब्रॉडएकर सिटी, और इनका समय भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अपन डेविड हार्वे। डेविड हार्वे 1935 में इनका बर्थ है, अभी भी है ये, और ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट, टाउन प्लानर है, राइट टू द सिटी मूवमेंट का अग्रणी विचारक है, सोशल जस्टिस एंड द सिटी द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी। तो जो डेविड हार्वे हैं उनको अपन ने पहले भी देखा था, ये ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट हैं, वो मार्क्सिस्ट हैं, मार्क्सवादी विचारों से संबंधित हैं, राइट टू द सिटी मूवमेंट में इनका वर्क है, और मात्रात्मक क्रांति के भी ये समर्थक रहे हैं। कंप्यूटर जो है उनको मात्रात्मक क्रांति के स्वर्ण बछड़े कहा था, पहले ये मात्रात्मक क्रांति के समर्थक थे, बाद में पक्षत्यागी बन गए थे। तो इस प्रकार से अपन ने पहले भी इनका बहुत सारा वर्क देखा हुआ है डेविड हार्वे का। अब देख लेते हैं। डेविड हार्वे बोर्न 31 अक्टूबर 1935, ब्रिटिश बोर्न मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक ज्योग्राफर, अभी मैंने बताया मार्क्सवादी विचारधारा के हैं ये, और एंथ्रोपोलॉजी और ज्योग्राफी में भी इनका वर्क है, और राइट टू द सिटी जो मूवमेंट है उससे रिलेटेड है ये राइट टू द सिटी। और इनकी कंसेप्ट देखते हैं अपन। नेशनलिटी ब्रिटिश है, क्रिटिकल ज्योग्राफी, मार्क्सिस्ट ज्योग्राफी, क्वांटिटिव रिवोल्यूशन मात्रात्मक क्रांति ज्योग्राफी में, और क्रिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, राइट टू द सिटी, टाइम स्पेस कंप्रेशन, समय स्थान संकुचन जो संकल्पना है, समय स्थान संकुचन। इससे क्या मतलब है कि जैसे अपन जैसे स्पेस का अध्ययन करते हैं अपन, स्पेस का, तो स्पेस एक थ्री डायमेंशनल अपन बोल सकते हैं इसको, स्पेस जो है वो 3D है, जबकि अपन स्पेस में इन्होंने क्या है एक समय, एक चौथा आयाम जो है वो इन्होंने जोड़ा समय, कि समय है वो भी इससे रिलेटिव कंसेप्ट है। अपन इसको जब टी हैगरस्टैंड मैंने बताया था उस समय भी आपने देखा होगा, टी हैगरस्टैंड बताया है मैंने जब थिंकर्स कंप्लीट किए थे, तो उसमें भी आप जाके देख सकते हो। टाइम का जो कंसेप्ट है वो हैगरस्टैंड ने ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। डेविड हार्वे को देख लिया, ब्रिटिश है ये, समय स्थान संपीड़न संकल्पना से संबंधित है, और मार्क्सिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजी में भी इनका वर्क है। डेविड हार्वे को देख लिया, ये इनकी बुक्स है, बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, और मैंने डेविड हार्वे जब बताया था तो इसकी ट्रिक भी बताई थी, तो मैं अब यहाँ नहीं बताऊंगी कि वो रिबेल टाइप के होते हैं, और जो सिटी है उसको सोशल जस्टिस प्रोवाइड करते हैं और पोस्ट मॉडर्निटी से बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने एक ट्रिक बताई थी, तो वो आपको याद होनी चाहिए, नहीं है तो आपको उस लेक्चर में जाके देखो अगेन। नेक्स्ट देखते हैं अपन गुन्नार मेडाल। गुन्नार मेडाल से भी पहले है ई लुटियंस। लुटियंस जो है इनका दिल्ली जो है उस पर प्लान वर्क है, और महान ब्रिटिश शिल्पकार हैं ये, नई दिल्ली का वास्तुकार है। 1932 में जो दिल्ली है उसका प्लान तैयार किया था। हैदराबाद हाउस, मुगल जल गार्डन, वॉइसराय हाउस की इन्होंने डिज़ाइन तैयार की थी, और जो CBD है वो इसका जो कनॉट प्लेस है उसमें CBD है। तो ई लुटियंस से रिलेटेड अपन इसमें देखते हैं। ये नई दिल्ली का प्लान बनाया था ई लुटियंस ने 1869 से 1944 समय है इनका लुटियंस का, 1869 से 1944, और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन एंड बिल्डिंग में इनका वर्क है। तो अपन इसको कैसे याद रखेंगे कि हैदर ने मुगलों के साथ मिलकर दिल्ली की लुटिया डुबोई, ऐसे याद रखेंगे अपन इसको। हैदर ने मुगलों के साथ मिलकर जल गार्डन में दिल्ली की लुटिया डुबोई, ऐसे याद रख लेना आप। और भी कोई ट्रिक आपको मिले तो बना सकते हो आप लुटिया डुबोई। तो लुटिया डुबोई से तो क्या हो जाएगा, लुटियंस हो जाएगा, और जल गार्डन से ये हो जाएगा मुगल जल गार्डन, और हैदर से हैदराबाद हो जाएगा। हैदराबाद हाउस, मुगल जल गार्डन, वॉइसरॉय हाउस याद नहीं रखो, जो भी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन है उसको पहले क्या नाम दिया गया था, वॉइसरॉय हाउस, राष्ट्रपति भवन को, जहाँ अपने जो अभी राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद वो रहते हैं। तो इसके जो प्लान है वो किसने तैयार किया था, ई लुटियंस ने। तो ये सब फैक्ट्स रिलेटेड है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने गुन्नार मेडाल स्वीडिश इकोनॉमिस्ट हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं, और इंडिया में इनका काफ़ी सारा वर्क है। इनकी बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन इन सबको देखेंगे। गुन्नार मेडाल का वर्क देखेंगे, और इनका जो मॉडल है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सर्कुलर क्यूमुलेटिव पोजीशन मॉडल है, वर्तुलाकार संचयी कारण मॉडल। अगर आपको ये नाम नहीं याद रहे तब भी आप ये रख सकते हो, सर्कुलर क्यूमुलेटिव पोजीशन। सर्कुलर क्यूमुलेटिव पोजीशन का मतलब क्या होता है कि जैसे विकास होता है ना, वो एक स्पाइरल फॉर्म में होता है। स्पाइरल जैसे अपन ने एक स्प्रिंग देखी होगी, उस प्रकार से स्प्रिंग की तरह से, कि जैसे एक क्षेत्र है वो विकसित हुआ,
तो ये नहीं है, ये एक क्षेत्र का विकास है वो इसको अधिक प्रभावित नहीं करके इसका ही क्रमबद्ध विकास है वो ज़्यादा होगा। इस प्रकार से इन्होंने जो सर्कुलर क्यूमुलेटिव कोजेशन मॉडल है, वर्तुलाकार संचयीकरण मॉडल है, वो दिया कि एक क्षेत्र जो है वो स्वतंत्र है, विकसित होने के लिए स्वतंत्र है। तो ये है कि अगर ये क्षेत्र विकसित हो रहा है तो ये ही ज़्यादा विकसित होगा, नहीं कि इसके आसपास के जो और क्षेत्र हैं वो विकसित होंगे। तो इस प्रकार से इनका मॉडल है, इसको अपन और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। वर्तुलाकार का क्या मतलब होता है कि एक क्षेत्र का क्रमबद्ध रूप में निरंतर विकास होना, निरंतर क्रमबद्ध रूप में विकास होना, निरंतर क्रमिक विकास कह सकते हैं अपन इसको, निरंतर क्रमिक विकास। और ये डायग्राम मैंने बताया हुआ है स्प्रेड वे बैकवॉश इफेक्ट से रिलेटेड है। ये डायग्राम स्प्रेड वे बैकवॉश इफेक्ट को समझते हैं, प्रसारी व पश्चाधावन। ये अपन देखते हैं कि छोटे छोटे, जैसे एक एग्जाम्पल है, तो जैसे ये गाँव हो गए, गाँव है और गाँव को प्रशासनिक सुविधा देने के लिए, औद्योगिक सुविधाएं देने के लिए, अच्छी फैसिलिटीज़ जो है ट्रांसपोर्ट की, कम्युनिकेशन की, वो प्रोवाइड करने के लिए एक सेंटर है या फिर शहर है, उसका विकास होता है। तो ये जो गांव है ये अपने परिधि पर लिए हैं और एक इसमें सेंटर में एक डेवलपमेंट होते हुए शहर का एग्जांपल ले रहे हैं अपन। तो इसमें क्या होगा, गांव से जो श्रम है, पूंजी है, निवेश है, कच्चा माल है, वो सब किस तरफ जाएगा, शहर की ओर जाएगा। तो शहर में क्या होगा, ये सारी चीज़ें हैं, श्रम है वो सस्ता मिलेगा, निवेश करने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा मिलेंगे, इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा मिलेंगे, पूंजी है उसका प्रवाह होगा, सेवाएं हैं वो यहाँ पर उत्तम जो क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी की सर्विसेज है वो मिलेगी, कच्चा माल है वो गांव से आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर इंडस्ट्री जो है वो डेवलप होंगी, इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी। तो इस प्रकार से ये जो सेंटर है इसका विकास होता रहेगा, इसका निरंतर विकास होगा, क्योंकि यहाँ जो भी सेवाएं हैं, माल है, उनका क्या हो गया, बहुत ज़्यादा प्रवाह हो रहा है, तो ये विकसित होगा। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, बैकवॉश, क्योंकि इनका ये क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, ये पेरीफेरी पर है और ये और पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो भी विशेषताएं थी, जो श्रम था, लेबर थी, निवेश, पूंजी, सब कहाँ जा रहा है, इस कोर एरिया की तरफ जा रहा है। तो ये तो पिछड़ गए विकास की दौड़ में और ये क्या है, आगे बढ़ता जा रहा है। अब क्या होगा कि यहाँ ये जब कोर है बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगा तो क्या होगा कि जो ज़्यादा भूमि चाहने वाले जो हैं, जैसे धान मंडी हो गई, बड़े रेस्टोरेंट हो गए, इस प्रकार से जो अपने भवन हो गए, बड़ा जो जैसे ज़्यादा स्पेस घेरने वाला जो क्षेत्र है उसको यहाँ तो जगह मिल नहीं सकती, तो ये क्या होंगे, बाहर की ओर जाएंगे। तो इस प्रकार से जो पेरीफेरी है उसका विकास बाद में होता है। ये क्या बोलता है, पहले सेंटर का विकास होता है और फिर पेरीफेरी का होता है। तो जब पेरीफेरी से सुविधाएं जा रही है सेंटर की ओर तो उसको अपन बोलेंगे बैकवॉश, और जब सेंटर पूरा विकसित हो गया, क्रोड पूरा विकसित हो गया और फिर सुविधाएं हैं वो बाहर की ओर आ रही है, पेरीफेरी की ओर आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्प्रेड बोलेंगे। तो स्प्रेड और बैकवॉश इफेक्ट है, इसको समझ में आया होगा आपके। और इसमें मैंने यहाँ एक्सप्लेन और भी किया हुआ है, बैकवॉश और स्प्रेड दोनों के बारे में मैंने बताया हुआ है। बैकवॉश में क्या होता है, वस्तु, सेवा, पूंजी, श्रम इत्यादि का प्रवाह केंद्र की ओर होता है, और स्प्रेड में क्या होता है, केंद्र से वापस जो ज़्यादा भूमि चाहने वाले या ज़्यादा समय चाहने वाले जो सेवाएं या वस्तुएं होती हैं वो किस तरफ जाती हैं, बाहर पेरीफेरी की ओर जाती हैं। तो इसको अपन ने समझा। नेक्स्ट इनकी पॉपुलेशन, इनकी बुक्स देखते हैं अपन। बुक्स है इनकी पॉपुलेशन ए प्रॉब्लम ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी 1957 में। तो ये ईयर्स हैं, ये याद नहीं रखो तब भी चल जाएगा। पॉपुलेशन ए प्रॉब्लम ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन, एशियन ड्रामा 1968, गरीबी पर लिखी है। तो इसकी याद कैसे रखेंगे अपन कि जो एशिया, जैसे गरीब लोग हैं वो गरीब या मिडिल क्लास लोग हैं, जैसे अपन ऐसे याद रख सकते हैं, मिडिल क्लास लोग गरीबी का ड्रामा करके पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। तो ऐसे मिडिल से तो मिडाल रह जाएगा, और गरीबी, एशियन ड्रामा, ये गरीबी पे लिखिए तो ये हो जाएगा, ड्रामा से भी हो जाएगा, और पॉपुलेशन प्रॉब्लम, ये पॉपुलेशन प्रॉब्लम ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वो अपने इससे कवर हो जाएगी। नेक्स्ट इन्होंने रोलिंग प्लान तैयार किया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो जनता सरकार थी उस समय इन्होंने रोलिंग प्लान तैयार किया, फिर जो कांग्रेस की सरकार आ गई तो क्या हुआ कि रोलिंग प्लान है वो चला नहीं, तो बीच में ही रह गया था, फिर से 5 ईयर प्लान आ गए। जैसे कांग्रेस की जो 5 ईयर प्लान हैं अपन पढ़ेंगे, सभी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, वो हेराल्ड डोमर मॉडल है, पीसी महालानोबिस का मॉडल है, तो वो सब अपन पढ़ेंगे। तो जब बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी नहीं जनता सरकार आई, तो इन्होंने क्या किया कि 5 ईयर प्लान को बंद करके क्या शुरू कर दिया, रोलिंग प्लान या अनवरत प्लान शुरू कर दिया। तो ये 5 ईयर के लिए न होकर ये जैसे आगे जैसे पूरा नहीं हो तो आगे फिर इसको और बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है, तो इस प्रकार से थे ये। तो इन्होंने क्या किया कि फिर अनवरत योजना जो है वो बंद हो गई थी बाद में। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि रोलिंग प्लान किसने तैयार किया था, तो गुरनार मेडाल ने तैयार किया था। नेक्स्ट है, इनको किस लिए जाना जाता है, इनको अस्थायी आर्थिक विकास के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। अब देखिए स्थायी आर्थिक विकास का मतलब तो क्या हुआ कि जैसे अपन को एक पूरा एरिया है उसको डेवलप करना है, तो इस प्रकार से अपन एक बैलेंस बना के चलें कि इसको ये वाला सेक्टर है इसको भी डेवलप करें, अपन इंडस्ट्री में भी डेवलप करें, इन्वेस्ट करें, एग्रीकल्चर में भी इन्वेस्ट करें, तो इस प्रकार से कंप्लीट डेवलपमेंट करें। और एक अपने ऐसे करते हैं कि इसका एक ही अपन सेंटर है वो इतना ज़्यादा विकसित कर देते हैं कि वो पूरा मैक्सिमम विकसित होने के बाद जो स्प्रेड इफेक्ट है उसके बाद से वो अपनी जो पेरीफेरी है उसको भी विकसित कर ले। तो इस प्रकार से पेरीफेरी भी है वो भी बाद में विकसित हो जाए। तो इन्होंने अस्थायी या असंतुलन विकास है उसके लिए इनको जाना जाता है। और इन्होंने एक कंसेप्ट भी दिया है कि वह क्षेत्र गरीब है, चूंकि वह गरीब है, वह क्षेत्र गरीब है,
वह क्षेत्र गरीब है चूंकि वह गरीब है। तो ऐसे इनका एक स्टेटमेंट भी है, तो वो भी अपन देखेंगे। फिर अपन गुनार मिडाल को देखेंगे। यही सब मॉडल्स हैं, इमेजेस हैं, मैं फिर एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ से अपने को इनका मेन चीज़ें जो है कि इनका क्यूमुलेटिव पोजीशन मॉडल है, रोलिंग प्लान में इनका वर्क है, इनकी बुक्स कौन कौन सी हैं, तो ये सब अपने को जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि गुनार मिडाल का रिलेटेड वर्क है प्रादेशिक नियोजन में, जस्ट इतना पता होना चाहिए आपको। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती आपसे भी। जब दोबारा पढ़ो आप और मॉडल पढ़ो इनका, तब आपको अच्छे से सब याद हो जाएगा। तो स्वीडिश इकोनॉमिस्ट है, सोशियोलॉजिस्ट है, पॉलिटिशियन है। गुनार मिडाल का मॉडल देखा है आपने, क्यूमुलेटिव पोजीशन मॉडल देख लिया, गुनार मिडाल की इमेज देखते हैं। ये गुनार मिडाल है और समय इनका देख लिया था अपन ने, 1898 से 1987। कई बार समय भी पूछ लिया जाता है और इनकी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान रखना। इकोनॉमिस्ट है, सोशियोलॉजिस्ट है और इनको नोबेल मेमोरी प्राइज मिला है इकोनॉमिक साइंस के लिए। किसके साथ? फ्रेडरिक हाइक के साथ मिलकर। और इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क भी है जो नोबेल प्राइज मिला है, वो मिला है थ्योरी ऑफ मनी एंड इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन एंड देयर पेनिट्रेटिंग एनालिसिस ऑफ द इंटरडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमिक सोशल इंस्टीट्यूशनल फिनोमेना। ये अपन को याद ही रखना। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन पर वर्क है इनका, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। नेक्स्ट है एक इनकी और भी बुक है, एन अमेरिकन डिलेमा द निग्रो प्रॉब्लम एंड मॉडर्न डेमोक्रेसी। ये इससे यहाँ से रिलेटेड नहीं है बट इनका वर्क है इसमें। सोशोलॉजिस्ट भी है ये, तो इनका इस पर भी वर्क है। नेक्स्ट है द स्टडी वाज इन्फ्लुएंस इन द 1954 लैंडमार्क यूएस सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। ये जो स्टडी है वो इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बेसिस पे है, ये अपन को ध्यान नहीं रखना है ज़्यादा। गुनार मिडाल बॉन्ड देख लिया, डाइट देख लिया, नेशनलिटी स्वीडिश है, फील्ड इनका मैक्रो इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी में इनका वर्क है। तो ये गुनार मिडाल को भी देख लिया अपन ने। जस्ट अपन जो भी थिंकर्स और पढ़ रहे हैं इनका अपने को ये पता होना चाहिए कौन से देश से हैं और किस में इनका वर्क है। इससे ज़्यादा और अभी अपने को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत बार पढ़ेंगे इनको, इजीली सब याद हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्बर्ट ओटो हिशरमैन। अल्बर्ट ओटो हिशरमैन है, इनका भी इसी तरह से वर्क है, इनका भी मॉडल है। ट्रिकल डाउन एंड पोलराइजेशन इफेक्ट पे इनका वर्क है। नेक्स्ट देखते हैं जर्मन पॉलिटिकल अर्थशास्त्री है, जर्मन पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट है। ये जर्मन है, वो स्वीडिश थे। पॉलिटिकल इकोनॉमी पर इनका वर्क है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर इनका वर्क है और इनका सिद्धांत है द प्रिंसिपल ऑफ हिडिंग हैंड और ट्रिकल डाउन एंड पोलराइजेशन इफेक्ट, अधोमुखी और ध्रुवीकरण प्रभाव सिद्धांत। और इनकी बुक है द स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल पावर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये इनकी दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तो अपन को सबसे पहले तो ये अपन समझते हैं ट्रिकल डाउन एंड पोलराइजेशन इफेक्ट क्या होता है। जैसे अपन गुनार मिडाल का सिद्धांत पढ़ा था, उसी प्रकार से इनका भी यही कहना है कि एक क्षेत्र है, उसमें सभी जो सेवाएं हैं, वस्तुएं हैं और उनका इकट्ठी हो जाती है, वो एग्लोमरेशन हो जाता है। सेवाएं, वस्तुएं, पूंजी निवेश और श्रम जो है उसका क्या हो जाता है? एग्लोमरेशन हो जाता है, एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? एक वृद्धि ध्रुव बन जाता है, वृद्धि ध्रुव तो फ्रैंकाई पैरोक्स है, उनका कंसेप्ट रहेगा। तो इन्होंने क्या बताया कि पोल बन जाता है, एक ध्रुव बन जाता है। इसको बोला इन्होंने पोलराइजेशन इफेक्ट। जब एक जो केंद्र है या एक ध्रुव है वो विकसित हो रहा है, सारी जो सुविधाएं हैं, प्रवाह है, वो केंद्र की ओर हो रहा है, तो इसको क्या बोला इन्होंने? पोलराइजेशन इफेक्ट। और फिर वही बात कि इसका पूर्णतः विकास होने के बाद जो अधिक भूमि चाहने वाले जो कार्य हैं या फिर असंतुलित विकास को बढ़ावा देगा ये, तो फिर इसके बाद पेरिफेरी की ओर जो है इनका सेवाओं का विस्तार होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रिकल डाउन या अधोमुखी प्रभाव। ट्रिकल डाउन पोल बना पहले और फिर उन सुविधाओं का केंद्र से बाहर या परिधीय क्षेत्रों में जो विकास हुआ तो उसको बोलेंगे ट्रिकल डाउन। पहले पोल था, अब क्या है? और भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट में क्या होंगे कि इसके जो परिधीय क्षेत्र हैं वो विकसित होंगे। तो इस प्रकार से ये एक वृद्धि ध्रुव न रहकर कई सारे जो सेंटर हैं इसके ये बन जाएंगे। तो अधोमुखी व ध्रुवीकरण प्रभाव सिद्धांत देख लिया अपन ने, पुस्तक देख ली इनकी। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें इसका मैप या फिर कुछ रिलेटेड अल्बर्ट ओटो हिशरमैन का इसमें नहीं है। जॉब चौर्नक का देखते हैं अपन। जॉब चौर्नक जो है इनका कलकत्ता से रिलेटेड वर्क है। ये एक जस्ट इमेज है कलकत्ता की, जो राइटर्स बिल्डिंग है उसकी है, पुराना एक इमेज है सुंदर दिखने के लिए। जस्ट जॉब चौर्नक पे देखते हैं अपन वर्क उनका। ये ब्रिटिश टाइम में जो कलकत्ता था उसका इन्होंने नियोजन किया था जॉब चौर्नक ने। ये वाली स्लाइड देख ली थी, ये देख रहे थे अपन। जॉब चौर्नक का वर्क देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक थे और ब्रिटिश भारत में 1686 में इन्होंने कलकत्ता शहर जो है उसकी स्थापना करी, ऐसा माना जाता है 1686 में। पहले क्या था कि ये 3 गांव थे जो कि प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे, फिर उनका एक सम्मिलित क्षेत्र मिलाकर उसको कैलकटा नाम दिया गया था, कैलकटा। तो ये भी आप कभी गूगल करके देख लेना, इसको मिल जाएगा आपको रिलेटेड इससे जो भी न्यूज़ है वो। तो पहले क्या थे? प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे, 3 गाँव थे, उनको मिलाकर एक जो क्षेत्र है उसको इन्होंने कैलकटा नाम दिया था। फिर क्या हुआ था कि 772 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी कोलकाता। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम कोलकाता जो है वो इसकी राजधानी बनी, इंडिया की, ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी। फिर 1772 से 1911 तक रही और फिर बाद में दिल्ली बनाई गई थी।
और एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि इनके नाम पर धारवाड़ क्रम की चट्टानों को चरकोनाइट नाम दिया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है।